नमस्कार, मी राजेंद्र उंजे. न्यूजरूम चर्चामध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. आज खरं तर धुळवडीमध्ये वेगवेगळ्या रंगात आपण रंगून निघालेलो आहोत. त्याच रंगाच्या बरोबर पाणीही एकमेकाच्या अंगावर आपण फेकून दिले उन्हाळा सुरू असताना थंड होण्यासाठी. पण याच पाण्याचं महत्त्व जाणून घेण्यासाठी म्हणून आज न्यूजरूम चर्चेमध्ये आपण आमंत्रित केलं जलतज्ञ राजेंद्र सिंह यांना. सर, स्वागत आपलं IBN लोकमतच्या न्यूजरूममध्ये. राजेंद्र सिंहांबरोबर बरोबर 1 वर्षापूर्वी IBN लोकमतच्या माध्यमातून जागर पाण्याचा हा आपण केला होता आणि त्यांनी देखील वेगळं मार्गदर्शन केलं होतं. आणि आत्ता इथून खरी गरज आहे महाराष्ट्राला पाणी बचतीची, संवर्धनाची आणि नद्या जोडून थेंब थेंब वाया जाणारं पाणी वाचवण्याची. त्यामुळे ह्या सगळ्या प्रश्नोत्तराकडे जाण्यापूर्वी एक छोटीशी माहिती आणि छोटासा कामासंदर्भातला एक आढावा राजेंद्र सिंहांबद्दल. पाण्याचा प्रश्न, पाणी टंचाई अशा सगळ्या प्रश्नांवर सातत्यानं आवाज उठवणारा पाणीवाला बाबा म्हणजेच जलतज्ञ राजेंद्र सिंह. जलपुरुष म्हणून ओळखले जाणाऱ्या राजेंद्र सिंह यांनी सातत्यानं नद्यांच्या प्रदूषणावर, प्रश्नावर आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला. मूळच्या राजस्थानच्या राजेंद्र सिंह यांनी राजस्थानमध्ये तरुण भारत या चळवळीच्या माध्यमातून तरुणांना एकत्र केलं आणि शेकडो गावांमध्ये जलसंधारण आणि मृदू संधारणाची कामं जोहडच्या माध्यमातून सुरू केली. नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाचा वसा घेतलेल्या राजेंद्र सिंह यांच्या कार्याचा मॅगसेसे पुरस्कारानं गौरव करण्यात आला. अन्न सुरक्षेप्रमाणेच पाणी सुरक्षेचा कायदा असावा यासाठी त्यांनी सातत्यानं पाठपुरावा केला. रखरखीत राजस्थानमध्ये तरुण भारत संघाच्या माध्यमातून छोटे छोटे जोहड बनले आणि वाळवंटात हिरवळ दिसू लागली. राजस्थानच्या गोपालपूर गावातून जलसंधारणाची ही प्रेरणा आपल्याला मिळाल्याचं राजेंद्र सिंह सांगतात. मृत झालेल्या नद्या पुनरुज्जीवित झाल्या, वाळवंटात पर्जन्यमानही वाढलं. समाज नदीबरोबर जोडला जावा अशी अपेक्षा वारंवार राजेंद्र सिंह व्यक्त करतात. सरकार पाणी नियोजनाच्या बाबतीत उदासीनच आहे, पण सामान्य लोकही पाण्याच्या प्रश्नावर फारसे उत्सुक नाहीत, हे राजेंद्र सिंह यांची खरी खंत आहे. आतापर्यंत फक्त आणि फक्त पाणी प्रश्नालाच वाहून घेतलेले राजेंद्र सिंह यांना पाण्याचा नोबेल देऊन सन्मान करण्यात आलाय. पण ज्या दिवशी सर्वसामान्यांपर्यंत त्यांची तळमळ पोहोचेल आणि प्रत्येक जण मनापासून पाणी वाचवण्यासाठी, जिरवण्यासाठी प्रयत्न करेल, तो खरा राजेंद्र सिंह यांच्या कार्याचा गौरव असेल. याच थेंब थेंब पाणी संवर्धनासंदर्भात आता आपण बोलणार आहोत. पुढे महेश सर. भाईजी, स्वागत आहे IBN लोकमतच्या न्यूजरूम चर्चेमध्ये. आजचा दिवस खूप महत्त्वाचा आहे. वसंतोत्सवारंभ झालेला आहे आणि आज महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडे होळीच्या पाठोपाठ आलेल्या धुळवडीचा आनंद लोक घेत आहेत. परंतु आपण सगळे जाणतो की जल, जंगल, जमीन हा फक्त आपल्या जगण्याशी, जीवनाशी संबंध नाही, तर संपूर्ण जीवनचक्राशी संबंध आहे त्याचा. आणि आज महाराष्ट्र ज्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या समस्यांमधून जात आहे, एकीकडे महाराष्ट्रामध्ये देशातले बहुसंख्य मोठे डॅम्स, 40% डॅम्स महाराष्ट्रामध्ये आहेत, परंतु देशातल्या ज्या शेतकऱ्यांच्या जास्त आत्महत्या होतात त्यासुद्धा महाराष्ट्रातच आहे. म्हणजे आज एकदम टोकाचा विपर्यास दिसतोय. तर आप ये जिस तरह से पानी की किल्लत अभी आने वाली है, इसलिए क्या हमें गाइडेंस करेंगे? देखो, अच्छा समाज वो होता है जो किल्लत आने से पहले खड़ा हो जाए, बराबर, और किल्लत आने ही ना दे. उसके लिए जिस तरह के भी उपायों को खोजने की, काम करने की जरूरत हो, उन सब में जुटे. यदि महाराष्ट्र को सामने रख के देखें तो महाराष्ट्र में 5 एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक जोन है और पांचों की अलग अलग तरह की मिट्टी, अलग अलग तरह की वर्षा, अलग अलग तरह के लोग. यदि सही में देखने की कोशिश करें तो महाराष्ट्र एक समृद्ध राज्य है. पानी के मामले में महाराष्ट्र में पानी की कोई कमी होनी नहीं चाहिए. लेकिन महाराष्ट्र में यदि आज़ादी के बाद देखें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पानी का काम हुआ. पानी का सबसे बड़े काम बहुत हुए. 40% लार्ज डैम अकेले महाराष्ट्र में बने. लेकिन पानी केवल इंफ्रास्ट्रक्चरल कमोडिटी नहीं है, ये जीवन है. और जिस तरह से जीवन में एक समरसता होती है,
वो समरसता यदि नहीं है तो वो आगे तक नहीं जाता, वो टिकता नहीं है। महाराष्ट्र में जैसे जैसे पानी को एक जगह से लेके दूसरी जगह गए तो वहाँ की सत्ता ने उस पानी को ज़्यादा उपयोग करके और फिर ये भूल गया कि पानी कम है और आगे इसका संकट बढ़ सकता है, तो उसमें से बहुत तरह की दिक्कत आई। मैं वैसे तो महाराष्ट्र बहुत दिनों से आ रहा हूँ, पिछले 25-26 सालों से मेरा महाराष्ट्र आना जाना है, लेकिन पिछले 3 सालों से मैं बहुत महाराष्ट्र में जो ड्राउट प्रोन एरिया हैं, जो तुम्हारा कोंकण है, इन सारे सांस्कृतिक क्षेत्रों में मैंने देखा। यदि सही में देखें तो महाराष्ट्र को यदि पानीदार बनाना है तो सब जगह अलग अलग तरह के पानी के प्रबंधन के लिए काम करने की जरूरत है। उस क्षेत्र की जो जरूरत होगी उसके हिसाब से करना चाहिए। हाँ, उस क्षेत्र तो हमारे यहाँ क्या है, कोल्हापुर डैम आ गया तो हर जगह पे कोल्हापुर डैम बस ऐसा कुछ यहाँ आपके यहाँ क्या है कि जो आपकी जियो कल्चरल डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट नहीं होता। एक कुछ निर्णय हो जाता है फिर पूरे प्रदेश में उसी को लागू करने की बात हो जाती है, तो ऐसे नहीं होता। पर फिर भी मुझे आज भी ऐसा लगता है, भले ही तुम्हारे राज्य में टैंकर और ट्रेन से पानी आता हो, सबसे ज्यादा टैंकर तुम्हारे ही राज्य में चलते हैं, बावजूद इसके कि आप सबसे ज्यादा विकसित राज्य हैं, विकसित राज्यों में नंबर 1 हैं। ये जो सब सिनेरियो है, इसके बावजूद भी मुझे कुछ 2-3 पॉजिटिव बातें कहनी है। मुझे ये लगता है कि अब जो भी कुछ आज की स्थिति है, यदि इस स्थिति को हम समझें तो महाराष्ट्र 5 साल के अंदर सुखाड़ मुक्त हो सकता है, ड्राउट फ्री हो सकता है। महाराष्ट्र को यदि ड्राउट फ्री बनाने का सरकार का संकल्प हो और समाज का हो, दोनों का, केवल सरकार के करने से नहीं होगा, समाज और राज्य दोनों का जॉइंट संकल्प हो तो 5 साल के अंदर आपका महाराष्ट्र पानीदार बन सकता है। कैसे बनेगा? एक तो जो यहाँ का फसल चक्र है वो वर्षा चक्र के अनुसार जोड़ के तय करना पड़ेगा। बराबर। हमारे महाराष्ट्र की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, मुझे मालूम नहीं क्या कर रही है, उनका रोल ये बनता है कि किस एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक जोन में किस तरह की क्रॉप होनी चाहिए और किस तरह की क्रॉप नहीं होनी चाहिए, इसको डिसाइड कर दे तो किसान लोग, शेतकारी लोग समझ के थोड़ा आगे तक जा सकते हैं। और यदि आपकी यूनिवर्सिटी नहीं करती तो शेतकारी संगठन करें, शेतकारी करें, वो भी नहीं सोच रहे हैं। इसका मतलब मुझे ये लगता है कि तुम्हारे जो, माफ करना जरा कड़वी बात है, तुम्हारे जो शेतकारी संगठन है उनका ज्यादा फोकस, मेरा भी फोकस हो सकता है कि किसान को ज्यादा पैसा मिले, लेकिन किसान को ज्यादा पैसा उसका बिगाड़ किए बिना कैसे मिले, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये भूमिका उनकी बनती है। पर उस भूमिका पे काम नहीं हो रहा है। दूसरी भूमिकाओं पर बहुत काम हुआ है तुम्हारे राज्य में, अच्छा काम भी हुआ, ऐसा नहीं, लेकिन यदि हम उस भूमिका को छोड़ के इस भूमिका पर आए कि महाराष्ट्र के पांचों भू सांस्कृतिक क्षेत्रों में हमें पानीदार बनाना है और ड्राउट और फ्लड फ्री करना है, तो 3 छोटे से काम कर सकते हैं। एक तो यहाँ की सरकार को, जो बल्कि उसने कर भी दिया, शुरू किया है, अभी चालू नहीं हुआ, यहाँ ये जो जल उपयोग दक्षता है, द स्किल डेवलपमेंट इन एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, आपके पास यदि थोड़ा पानी है तो थोड़े पानी को कैसे उपयोग करें जिससे हमारी जरूरत भी पूरी हो जाए और हमारी समृद्धि का रास्ता भी बना रहे, उसके लिए महाराष्ट्र में एक वाटर लिटरेसी मूवमेंट खड़ी करने की जरूरत है। मुझे खुशी है तुम्हें बताते हुए, शायद आपको पता भी हो कि मैंने पिछले दिनों आपके मुख्यमंत्री जी से और वित्त मंत्री से, दोनों से कहा था कि भाई आप अपने राज्य में इस वक्त एक वाटर लिटरेसी मूवमेंट की ड्राइव करो तो तुम्हारा जो पानी है उसका ठीक उपयोग हो सकता है। उन्होंने अच्छा किया, एक कानून भी बना दिया उसका, और अभी वो उसके जो कैरिकुलम तैयार हो रहे हैं, मैं खुद उसमें लग रहा हूँ, मैं खुद उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उसमें कोई ऑफिशियल पोस्ट मैंने कभी नहीं ली और मैं लूँगा भी नहीं, लेकिन बिना ऑफिशियली जिम्मेदारी के मैं अपना समय भी देता हूँ, अपने से आता हूँ और उनको बताता हूँ, और वो मानते भी हैं।
अच्छी टीम बनी है महाराष्ट्र में। किस तरह से वो जल साक्षरता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए? मैंने कोशिश की है कि उसमें पानी के काम में वॉलंटियरिज्म उभर के आए और वो सरकारी फाइलों में ना बंधे, सरकारी बजट में ना बंधे। इसलिए मैंने 6 तरह की ट्रेनिंग लोगों की रखी है। ये जो स्किल डेवलपमेंट इन एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, उसमें सबसे ज्यादा जो राज्य के पानी के सिनेरियो को समझते हैं और जिनकी आंखों में थोड़ा पानी हो, थोड़ा दिल में भी पानी हो, क्या बात है, थोड़ा दिमाग में भी पानी और हो, उनमें भी पानी हो, और थोड़ा उनमें भी पानी हो, ऐसे लोगों को जलनायक बनाओ। मैंने कहा तुम यदि ज्यादा भी नहीं बना सकते तो 10, 15, 20 जलनायक ढूंढो पूरे प्रदेश में जिनकी आंखों में पानी बचा हुआ है। ऐसे लोग ढूंढो जो इस काम को करें। तो एक काम तो ये मेरे कहने से उन्होंने शुरू कर दिया। सारे कमिश्नरों को पत्र लिख दिया, कमिश्नर ढूंढ के बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे मैं बता सकता था तुम्हारी सरकार को कि तुम्हारे जिले में जलनायक ये है, जलनायक ये, तो मैंने नहीं बताया, जानबूझ के नहीं बताया। मैं क्यों बताऊं भाई? तुम ढूंढो, तुम्हारा काम है। मैं ऊपर से क्यों जाके कूद के कहूंगी देखो तुम्हारे बंबई में एक जलनायक है, उसको तुम ये जिम्मेदारी। मैंने नहीं कहा, वो खुद कर रहे हैं अपने तरीके से। फिर डिवीजन के लेवल पर जल योद्धा, ये जो सारा पॉल्यूशन कर रहे हैं इंडस्ट्री, जो पॉल्यूटर है, उसके खिलाफ कोई बोलता ही नहीं है। वो सब पानी को गंदा कर देती है, पानी को खींच लेती है, लोग मरते रहते हैं बेपानी होके। तो ऐसे वॉरियर, वाटर वॉरियर, जिनके मन में थोड़ा जल के लिए, जल के अधिकार के लिए, अपनी कम्युनिटी के राइट के लिए थोड़ा लड़ने का मादा हो, थोड़ी लड़ने की भी तीव्रता हो, केवल ऐसे ही नहीं, जो बोल सके, तो ये डिवीजन के लेवल पे होंगे। तीसरे, जल प्रेमी। हर जिले में आप केवल लड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा रचना का काम भी करना पड़ेगा ना। जिले के लेवल पे भाई जो पानी बह के जा रहा है उसको कैसे रोकें, तो उस तरह के लोगों को जल प्रेमी हमने जुम्मा दिया है कि ऐसे लोगों को तैयार करें। और ब्लॉक के लेवल पर जलदूत, जो गांव में काम है और जो ब्लॉक के लेवल पर सरकारी योजनाएं हैं, उन दोनों का आपस में भेंट हो सके, मिल सके, एक दूसरे के साथ जुड़ सकें। और गांव के लेवल पर जल सेवक, एक महिला, उसमें लिखा है मैंने कि देखो महिला पानी के मामले में सबसे आगे रहती है, महिला को तुम सम्मान दोगे तो ये काम तुम्हारा सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो एक क्योंकि ज्यादा कष्ट उन्हें ही झेलने ज्यादा कष्ट उन्हीं को झेलना पड़ता है। एक महिला और एक पुरुष जल सेवक होगी हर गांव के लेवल पर। तो ये तो हुए सामाजिक वॉलंटियर्स फॉर वाटर। फिर सरकार के हाथ में है सब कुछ, तो पैसा भी है, सब कुछ है। तो उन लोगों को यदि तुम ट्रेनिंग नहीं दोगे, उनको यदि ठीक नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। उनको मैंने कहा कि इनकी ये अभी तक जो पैसा होता है उसको कैसे किस कॉन्ट्रैक्टर को देना, किसको देना, इसी में लगे रहते हैं। मैंने कहा इससे हटाकर इनके मन में जल का सम्मान पैदा करना। तो जल का सम्मान पैदा करने के लिए मैंने उनकी ट्रेनिंग रखी। उनको कहा इनको सबको जल कर्मी बना दो, प्रेमी नहीं, कर्मी, जल कर्म करना। तो ये जो 6 तरह की ट्रेनिंग है, इसका काम शुरू हो रहा है, कैरिकुलम बन रहा है और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। कई अच्छे लोग सरकार ने, जिनको मैंने कहा कि ये थोड़ा ठीक कर सकते हैं, तो उनको इसमें लगाया। तो मुझे उम्मीद है कि शायद इस साल में आपके राज्य में एक वाटर लिटरेसी की एक मूवमेंट खड़ी होगी और वो मूवमेंट शायद आपके क्रॉप पैटर्न को रेन पैटर्न के साथ, कैसा फसल चक्र करना, कैसे कम पानी में ज्यादा फसलें करना, इंडस्ट्री का जो गंदा पानी है उसको अच्छे पानी में नहीं मिलने देना, रिवर और सीवर के सेपरेशन को कैसे करें, इन सारे सवालों पर ये लोग काम करेंगे। जो अभी एक पॉजिटिव बात लगती है कि पिछले 3 सालों में, 2.5 सालों में, 2 साल तो बिल्कुल ही कह सकते हैं कि तुम्हारी सरकार ने ये कहा कि अब हम लार्ज डैम नहीं बनाएंगे। मुझे मालूम नहीं तुम लोगों ने कितना प्रचार किया, नहीं किया, या तुम्हें कहा कि नहीं कहा, पर मुझे जब मैंने पूछा कि भाई अब तो लार्ज डैम बनाने के लिए अब तुम्हारी सरकार ने बिल्कुल अपनी क्लियर कट नीति बनाई है कि हम लार्ज डैम नहीं बनाएंगे, जो भी पैसा होगा उसको कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट पे खर्च करेंगे। ये एक अच्छी आशा है और इसका नाम उन्होंने जलयुक्त शिवार रखा। लेकिन अब तुम जानते हो भाई, देखो मैं तो अच्छी बात होगी तो अच्छी कहूंगा, जो उसमें कमी होगी तो कमी भी कहूंगा। लेकिन क्या हुआ, पहले साल सबसे ज्यादा लोगों ने उत्साह देकर इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से ऐसे बूम किया।
फिर इसमें ये कॉन्ट्रैक्टरशिप ले आए। तो जहां कॉन्ट्रैक्टर जाता है ना, वो केवल पैसा ढूंढता है, जैसे भी। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से बहुत प्यार से एक बार कहा कि भाई तुम ये मत करो। तो उन्होंने मुझे कहा हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इसको नहीं करेंगे। लेकिन मैं अभी भी कहीं मुझे अभी भी कहीं दिख जाता है कि ये ठेकेदार है, ये काम कर रहा है। देखो मैं ठेकेदार का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ठेकेदार के मन में कभी भी गांव के भले प्राथमिकता पर नहीं होते। उसकी प्राथमिकता होती है उसकी कंपनी को ज्यादा फायदा करना। बराबर। लेकिन यदि इसी काम को तुम कॉन्ट्रैक्टर के बजाय कम्युनिटी को दे दोगे, कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन ना करके उसको कम्युनिटी ड्रिवन कर दोगे, तो फिर कम्युनिटी में थोड़ी बहुत लड़ाई होगी, थोड़ा बहुत कुछ होगा। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल दूध की धुली हुई होती है, लेकिन फिर भी वो बहुत बुरा नहीं होगा। उसमें करप्शन नहीं होगा, सबको पता चल जाएगा। थोड़ा भी किसी ने करप्शन किया इमीडिएटली पता चल जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर करप्शन करेगा तो किसी को पता नहीं चलता। तो लेकिन गांव में जब करप्शन होता है, लोग करप्शन करते हैं, किसी ने भी किया, थोड़ा भी करते के साथ पता चल जाता है। तो मैंने कहा कि इसको ऐसा एक पवित्र काम बना के रखो जलयुक्त शिवार को, कि जिसमें से छोटा भी काम हो तो दिखे। तो सुनते हैं, थोड़ा देखेंगे कैसे ये होगा। बट मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जलयुक्त शिवार के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन भी हैं, बहुत सारे गलत तरह की बातें भी कही जा रही हैं। पर जलयुक्त शिवार के डॉक्यूमेंट में जब ये बनाया था तब हमने लिखा था कि रिज से वैली तक ये काम केवल बीच में कहीं भी मर्जी से नहीं होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक कॉन्टिन्यूएशन में होगा, जिससे गांव का जो पानी है वो धरती के पेट में जाए और उसका एवोपरेशन लॉस ना हो और मिट्टी का कटाव ना हो, मिट्टी कट के बह के नीचे ना जाए। और एक तरह से ये, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन का काम कोई 1-2 साल में तो दिखता नहीं है कि भाई आप मेरे से अभी पूछ ले कि राजेंद्र भाई आपकी जलयुक्त शिवार में ये क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन कैसे हो गया, कितना हो गया, अभी नहीं बता सकता। क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन जो है वो एक भौगोलिक काम है और उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है। लेकिन यदि आप महाराष्ट्र के बुखार को ठीक करना चाहते हो और महाराष्ट्र के मिजाज को ठीक रखना चाहते हो, तो मिट्टी में नमी और नमी में से हरियाली, और वो जो हरियाली है चारों तरफ का कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का सेक्वेस्ट्रेशन करके आपके एटमॉस्फेयर को भी ठीक करेगी और आपकी धरती के बुखार को भी ठीक करेगी। ज्यादा भी नहीं तो करीब करीब 1.5 डिग्री से लेके 2 डिग्री टेम्परेचर नीचे आ जाता है जब ये ग्रीनरी बढ़ती है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये कुछ थोड़ी अच्छी बातें दिख रही हैं। एक बात बताऊं तुम्हें, जब तुम किसी चीज को अच्छी कहते हो तो तुम्हें पता होता है कि इसके अंदर क्या कमी है। तो मुझे पता है, लेकिन मैं इसको अच्छी मानता हूं। तो मान लिया इसमें एक कमी है, फिर इसमें भी कमी है, इसमें भी कमी है, इसमें भी कमी है, इन चारों कमियों को यहाँ दबा के न्यू करके एक अच्छा काम खड़ा कर दो, तो फिर जो कमियां हैं वो ठीक रास्ते पे आ जाती हैं। फिर वो ज्यादा कमियां बिगाड़ती नहीं है। तो यूं तो मैं कमियां 100 बता सकता हूं, पर फिर भी मुझे ये लगता है कि जलयुक्त शिवार एक तरह से एक बहुत ही सीड ऑफ होप है, एक आशा की किरण है जिसमें से हम आगे जा सकते हैं। आपण ही चर्चा अशी सुरू ठेवणार आहोत, ज्या प्रकारचं सगळं निवेदन त्यांनी पाण्यासंदर्भात इतकं छान केलंय। या छोट्याशा ब्रेक नंतर इतरही काही आपल्या सहकाऱ्यांचे प्रश्न आहेत राजेंद्र सिंहांना, त्या प्रश्नाविषयी आपण बोलू। ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा स्वागत न्यूजरूम चर्चामध्ये। आपण जलतज्ञ राजेंद्र सिंहांसोबत चर्चा करतोय। काही प्रश्न आपण आता सहकाऱ्यांकडून घेऊ। सर, मैं ये पूछना चाहता था कि फसल चक्र की बात आपने कही, तो महाराष्ट्र में गन्ने की खेती और गन्ने से बनाई जाने वाली शक्कर, वो यहाँ पे हमारे यहाँ पॉलिटिक्स का एक भाग है, एक पार्ट वैसे देखा जाए तो। और बीच में काफ़ी सारी चर्चा भी हुई कि ये चक्र जो है बदलना चाहिए उस वक्त जब यहाँ पे पानी की किल्लत है। तो आप कैसे देखते हो इसकी तरफ? देखिए, अब महाराष्ट्र को
ये समझना पड़ेगा कि कई बार क्या होते हैं, जब नेता केवल अपनी चीज़ों को बचाने की कोशिश करते हैं, तब प्रदेश का, क्षेत्र का जो बड़ा हित होता है उसको भूल जाते हैं। तो अभी जिन्होंने शुगर इंडस्ट्री लगाई, उनकी चिंता ये है कि उसकी शुगर इंडस्ट्री चलनी चाहिए, और उस चिंता की पूर्ति के लिए वो ऐसे कैसे जैसे भी उसको, वो गन्ने को बढ़ावा देते रहते हैं। मैंने उनसे बहुत रेस्पेक्टफुली कहा कि देखो भाई, तुम्हारी शुगर इंडस्ट्री है, इसका घाटा कहीं नहीं जाएगा, और एक टाइम होता है जब आपने शुगर इंडस्ट्री को बूम किया और आपने इतनी चला ली, अब आपके एक्यूफर में पानी बचा नहीं है। तो जब आपके पास ऊपर का पानी नहीं होता था, ऊपर का फ्लो नहीं होता था, तो नीचे जाके निकाल लेते थे, तो आपने कुछ निकाल नुकूल के अब तक चला लिया। अब आपके ऊपर भी पानी नहीं है, नीचे भी पानी नहीं है, तो आपकी इंडस्ट्री चलेगी कैसे? तो अभी टाइम है ना, बर्बादी तो हो गई, लेकिन महाबर्बादी ना हो उससे पहले ही बोलना शुरू करो कि भाई गन्ने की बजाय आप तूर बोएंगे, तिल बोएंगे, ज्वार बोएंगे, बाजरा बोएंगे, उसमें खर्चा कम होगा और जो आमदनी होगी वो इंश्योर्ड होगी। तुम अभी कहते हो शुगर कैन इंश्योर्ड है, राजन भाई हमें आप शुगर कैन जैसे इंश्योर्ड क्रॉप दे दीजिए। मैं दे सकता हूं, बता सकता हूं, पर मैं इस परिस्थिति के खिलाफ, इस पर्यावरण के खिलाफ, इस प्रकृति के खिलाफ कुछ और चार और खतरनाक फसलें नहीं बताना चाहता। ऐसी फसल जो इस परिस्थिति में खर्चा कम करे किसान का और उसके क्रॉप फेल ना हो। जब किसान का शुगर केन का क्रॉप फेल होता है, तुम जानते हो उसकी छाती पे क्या गुजरती है? सब खर्चा हो जाता है और फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। उसका जीवन कितना कष्ट में होता है। मुझे ये लगता है कि अभी सरकार को और राज जब मैं कहता हूं तो दूसरे भी सब लोग, सब पार्टियां, उनको एक मत होकर, यदि शुगर इंडस्ट्री को नुकसान है तो उसका भी समाधान निकाला जा सकता है, वो इतना सीरियस नहीं है। पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि यदि आपने केवल शुगर इंडस्ट्री के प्रॉफिट के लिए और 4-5 साल 10 साल ये चलाने की कोशिश की, गन्ना नहीं चलेगा। अब आपके क्रॉप फेलियर होंगे ही, अब आप बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हो रहा है, इसमें यदि आप अडेप्टेशन नहीं करेंगे, और अडेप्टेशन होता है क्रॉप से, अडेप्टेशन का कोई और तरीका नहीं है, क्रॉप पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, पीक पद्धति चेंज करनी पड़ेगी। तो इस क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें अपनी पीक पद्धति पर विचार करना पड़ेगा, और पीक पद्धति ही क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन और मिटिगेशन का सॉल्यूशन है। इसलिए मैं और सब बीमारियों में नहीं जाता, डिस्प्यूट्स में नहीं जाता। मैं डिस्प्यूट से ऊपर उठ के 2 बातें अपने सारे नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, हम लोग जरा किसानों के साथ उनके भले की, सेहतकारियों के भले की बात सोचें, और ये सोचें कि यार उसकी अब आगे फसल फेल होगी, फिर डूबेगा, फिर मरेगा, तो उसको मरने से बचाने के लिए हम लोग उस जमीन पर कौन सी फसलें अच्छी हो सकती हैं उनको हम सजेस्ट करें, जिससे उनका नुकसान कम हो और लंबे साल तक चले। तुम जानते हो हिंदुस्तान दुनिया में आज भी सबसे पुराना खेती का प्रधान देश है, लेकिन खेती का प्रधान देश इसलिए है कि उसकी खेती में अडेप्टेशन था। वो उसकी सारी की सारी जो भी जलवायु है, उस जलवायु के अनुकूल वो पैदा करता था। राजस्थान में तिल होता था, ज्वार होती थी, बाजरा होता था, ज्वारी होती थी, उसके अलावा वो कुछ नहीं करता था। अभी वहां भी वो पानी लेके आ गए तो गन्ना बोने लगे। तुम्हें मालूम है मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई थी जब हमारी नदी बहने लगी तो सब लोग गन्ना बोने लगे। अरे तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी जान आफत में आ गई। एक जान छूट गई तो दूसरी जान आफत में आ गई। लेकिन हम लोगों ने, हमें किस तरह से वहां की महिलाओं ने मदद की गन्ना बंद करने में। क्या होता था कि ये आदमी लोग तो सब चले जाते थे वो गन्ना लेके उसकी बिक्री करने, तो पैसा आदमी के हाथ में आता था गन्ने का, महिला के हाथ में पैसा ही नहीं आता था बिल्कुल। और वो दिन भर आदमी औरत से अलग रहता था, रात को भी कहीं सो जाता था, दोनों का बहुत ये हो गया।
हमने कुछ 5-6 औरतों को जरा समझाने की कोशिश की कि भाई तुम तो दिन भर ये चिड़िया उड़ाती रहती हो, जो चने बोने, क्योंकि चने का हमने कंपलसरी कर दिया था कि जो 1 बीघा गन्ना बोएगा उसको 4 बीघे चने बोने पड़ेंगे। ये हमारी पार्लियामेंट का कानून था। क्योंकि तुम ज्यादा पानी धरती से निकाल रहे हो तो कम पानी वाली फसलें तुम्हें इसको कंपनसेट करनी पड़ेगी। तो वो बेचारी औरतें उसमें लग गई। तो हमने कहा देखो भाई हमारी इसमें गलती नहीं है, हमने तो तुम्हारे भविष्य में पानी मिलता रहे इसलिए नियम बनाया लोगों ने। तो फिर बोली क्या करें। मैंने कहा तू इसको ये कहे कि ये अगली साल गन्ना बोएंगे ही नहीं। और मैंने कहा 4-5 लोगों ने भी यदि तय कर लिया कि गन्ना नहीं बोएंगे तो बात बन जाएगी। तो उन्होंने कहा ये तो मानता नहीं है, ये मोटियार कहते हैं आदमी को। उन्होंने कहा मोटियार तो मानता नहीं है। तो मैंने कहा तू तो ये कह दे कि इन्होंने कहा तैने अगली साल गन्ना बोया तो मैं तेरे रहूंगी ही नहीं, मैं तो अपने घर चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी, मेरे बस की ये नहीं करना। बस ऐसे कुछ औरतों ने बोलना शुरू किया। आज मैं कह सकता हूं हमारे पास एक खेत में, पूरी नदी के क्षेत्र में एक गन्ना नहीं मिलेगा, एक खेत नहीं मिलेगा। सब गन्ने धीरे धीरे बंद हो गए। तो भाई कहीं से छोटी सी चिंगारी लगानी पड़ती है ना। यदि हम अपने इलाके में से गन्ना रोक पाए तो मराठवाड़ा में तो और भी आसान है गन्ना रोकना। बस बशर्ते कि हमारे गन्ना के मिल मालिकों को यह समझ में आ जाए कि गन्ना अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। इस साल तो खूब बारिश हुई, एवरेज से ज्यादा बारिश हुई है आपके मराठवाड़ा में। और जैसे ही एवरेज से ज्यादा बारिश हुई गन्ना बढ़ गया। जो पिछले साल जितनी भी क्रॉप फेल हुई थी उन सब में ज्यादातर खेतों में आप गन्ना, मैं अभी थोड़े दिन पहले देख के आया, पूरा मराठवाड़ा गन्ना आ रहा है। तो भाई यदि इस तरह से तुम करोगे और नेता लोग बोलेंगे कि नहीं कि भाई अब गन्ना मत बो, दूसरी फसलें बोलो, तो राज्य का भला नहीं होगा। राज्य का भला चाहते हैं तो जरा कड़वी बातें हमारे नेताओं को अपने आप से भी और अपने समाज से भी कहनी पड़ेगी। पर सच्चाई कहे बिना काम नहीं चलेगा। और ये बातें तो पता चल जाती है, शेतकारी को भी पता चल जाती है। इसलिए भाई आपके जवाब में मैं बहुत छोटा सा आंसर देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र को, मराठवाड़ा को गन्ना मुक्त होना पड़ेगा। यदि तुम्हें गन्ना ग्रो करना है तो कोंकण में चले जाओ। कोंकण की मिट्टी में गन्ना आसानी से हो जाता है और वहाँ पानी भी है वहाँ, और तुम्हें मराठवाड़ा से कोंकण में इंडस्ट्री लेके आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोंकण के सारे लोग बंबई में आ गए हैं, उनको ऐसी फसल चाहिए भी जो रोज जिसमें काम ना करना पड़े। गन्ना ऐसी फसल है कि एक बार बोया, साल भर फिर तुम बंबई में आके काम करते रहो यार, कौन रोक रहा है तुम्हें। भाई ये आप महाराष्ट्र में घूमते हो तो आप अच्छी तरह से लोगों को पहचानने भी लगे। नहीं, लेकिन कोकण का जो क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज्यादा बरसात होती है। लेकिन पानी वहाँ रहता नहीं। तो वहाँ की जो समस्या है, वहाँ का युवा वर्ग जो है मुंबई की ओर भागता, कई सालों से उसे गांव बिल्कुल खाली हो गए, घर खाली हो गए वाले लोग। पूरे कोंकण में घरों में कोई रहता नहीं है, बूढ़े लोग और कुछ छोटे 2-4 बच्चे और बूढ़ी महिलाएं रहती हैं, जवान लोग वहाँ है नहीं। और एक तरह से कोंकण ना केवल महाराष्ट्र, इस देश का सबसे सांस्कृतिक और समृद्ध इलाका था। और वहाँ का जो पूरा ज्ञान था और लोगों के अंदर जो विश्वास था वो बहुत उच्च कोटि का था। लेकिन आज की तारीख में वहां कुछ बचा नहीं है। गांव में बस थोड़े बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, और बस गांव खेत खाली पड़े हैं, खेतों में कुछ है नहीं, कोई करने वाला है नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई यहाँ कोई करने वाला नहीं है तो इस गन्ने को बो दो, 1 साल बोएगे 3 साल काटते रहना। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा और पानी भी है वहां। और जो तुमने मुझसे सवाल पूछा बीच में कि भाई कोंकण में पानी का इंतजाम कैसे करें, वो बहुत आसान है। संजय बैठा है यहाँ और ये अपना किशोर धारिया बैठा है, ये दोनों कोंकण के हैं, दोनों के अलग अलग जिले हैं। मैं इनके साथ पूरे इनके इलाके में घूम के आया। मैंने इनको कुछ बहुत सिंपल डिजाइन के पानी के काम बताए। मैंने कहा देखो तुम्हारे जो इनके यहाँ बहुत स्टीप स्लोप्स हैं ऊपर पहाड़ियों में से, और बहुत सिल्ट आती है पानी के साथ। तो आप में जो स्लूस है, स्लूस बैराज कहते हैं उसको, वैसे बैराज कभी स्लूस के बनते नहीं है, पर कोंकण में स्लूस बैराज ही काम करेंगे, जिससे हम उसका
जब उसमें सिल्ट आती है उस सिल्ट को एकदम से निकाल लें, और वो लोअर स्लूस बैराज होते हैं जो जिसमें नीचे लगाए जाते हैं, ऊपर नहीं लगाए जाते, तो नीचे से उसकी सिल्ट साथ के साथ साफ हो जाती है और पानी रुका रहता है। तो आपको इरिगेशन के लिए जो भी कोंकण में पानी चाहिए वो मिल जाएगा। ये लोग 4 नदियों पे कुछ काम करके इन्होंने प्लान दिया है पूरा सरकार को, सरकार ने मंजूर भी किया है, शायद कुछ शुरू करेंगे। पर यहीं ये जो एक जिला है पालघर, वहां हम लोगों ने कुछ साथियों ने, राहुल एक नौजवान साथी है, बिल्कुल यंग लड़का है, उसने वहां वो अच्छा काम किया है, कुछ डिजाइन किया है। तो अच्छे काम इस देश में बहुत कर रहे हैं और बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, बट वो डिसइंटीग्रेट है, बिखरे हुए हैं, टुकड़ों में है, इसलिए वो काम दिखते नहीं है। मेरा यही कहना है कि तुम गन्ना जो है मराठवाड़ा से कोंकण ले आओ। राजेंद्र सिंह जी, जब भी बात होती है, जैसे महेश सर ने कहा, जल जंगल जमीन, तो गाँव की बात ज़्यादा होती है और शहरों पे जिम्मेदारी थोड़ी कम पड़ गई है। अभी भी कॉरपोरेशन इलेक्शन हो गई, पूना, बम्बई, नासिक में कॉरपोरेशन इलेक्शन था, लेकिन पानी का मुद्दा ज़्यादा आगे था नहीं उसका। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुंबई में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्कीम्स बनाई थी, वो कंपलसरी है, लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो शहर के लोगों को आप खास करके क्या कहेंगे? पहले तो देखो भाई, मैं आज बम्बई में हूँ आप सबके बीच, मैं आपसे इतना कह दूं कि बम्बई के लोग कई बार अपनी धरती को और अपनी थाती को भूल जाते हैं। मैं जब 7-8 साल पहले मीठी नदी की यात्रा कर रहा था, तो मैंने लोगों से पूछा कि तुम्हारे यहाँ कितनी नदियां हैं? तो कहा साहब हमारे बम्बई में कोई नदी नहीं है, हमारे यहाँ तो नाले ही हैं, नदी नहीं है। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे यहाँ तो 5 नदी हैं, और मैंने कहा 4 नदी तो बिल्कुल एक ही जगह से निकलती हैं, संजय वन की दो तरफ से। तो मैंने कहा नदियाँ तो हैं। उन्होंने कहा साहब वो नदी वदी नहीं है, वो तो नाले हैं। तो किसी के मन में ये भाव नहीं है कि जो हमारी मूल बुनियादी चीज़ें हैं और जिन बुनियादी चीज़ों के कारण हम अच्छे रहे, ग्लोबल टीचर रहे, जिसको हिंदी में जगत गुरु कहते हैं, तो हम सचमुच ग्लोबल टीचर थे, दुनिया को सिखाने के लायक थे। लेकिन आज नहीं है। तो हम इसीलिए नहीं है कि जब हम अपने रूट्स को भूल जाते हैं, और खासकर ये जो पढ़ा लिखा समाज है, ये जो ज्यादा पढ़ जाता है, वो ज्यादा जल्दी अपने रूट्स को भूल जाता है। हमारी 3 तरह की पढ़ाई है। मैं तुम्हारे सवाल के जवाब पे आता हूं, पर समझा के देना चाहता हूं। 3 तरह की पढ़ाई होती है हमारी। एक पढ़ाई है एक्सट्रैक्शन, मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो उसको मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्शन करने वाली जो भी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग है, वो सब कुछ नेचर में से निकालना सिखाती है। इस देश में कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है, कोई कॉलेज और आईआईटी ऐसी नहीं है जो नेचर का पोषण सिखाती हो, केवल और केवल नेचर का शोषण पढ़ाती है। दूसरी पढ़ाई होती है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की पढ़ाई क्या सिखाती है कि कैसे भी मैनेज करो। जितने भी आपकी ब्यूरोक्रेसी है और जितने भी आपके लीडर्स हैं और जितने भी ये जो एग्जीक्यूशन वाले सत्ता वाले लोग हैं, इनको बस मैनेज करना आता है कि जो भी कुछ है उसको मैनेज करो। जब आप मैनेज करने लग जाते हैं तब आप अपने रूट का जो कैरेक्टर है उसको भूल जाते हैं और फिर आप चीजों को बस मैनेज करने में जुटे रहते हैं और उसमें से आप अपने फ्यूचर को नहीं बनाते। आपका कॉमन फ्यूचर कोई बहुत अच्छा बन जाएगा ऐसा नहीं होता। आप केवल थोड़ा आगे निकल जाते हैं, चीजों को, थोड़ी बिगड़ती हुई चीजों को दिखा देते हैं कि देखो हमने ठीक कर दी। बस वो उसको मैनेज कहते हैं कि मैनेज कर दिया यार उसने। तो ये दूसरी शिक्षा मैनेजमेंट की है। और तीसरी शिक्षा है सोशल साइंस। सोशल साइंस हमें क्या पढ़ाती है कि तुम यार आज ऐसे हो ना, आज नीला कुर्ता पहने हो, तुम्हें इससे बढ़िया कुर्ता तुम बिना करे कैसे पहन सकते हो। ये होगी साइंस, सोशल साइंस। तो जो भी कुछ समाज में है उस सब को बिना करे खाना सिखाना, बिना किए तुम्हें कैसे ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, हमारी जो सोशल साइंस की पढ़ाई है वो हमें ये पढ़ाती है। तो ये तीनों तरह की जो पढ़ाइयां हैं जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें से जो उनका सवाल है उस सवाल का जवाब निकल आता है। मराठी में एक कहावत है, उसमें भी 3 तरह की पढ़ाई है और उसका लोगों पे जो असर होता है वो है। मराठी में कहते हैं, मेरी माँ अक्सर कहती थी, थोडा शिकला कुटुंबाला विसरला, अजून थोडा शिकला गावाला विसरला आणि त्याच्यापेक्षा जास्त शिकला तर समाज आणि देशाला विसरला.
तो जो आरती ने पढ़े लोगों का सवाल पूछा तो वो उन लोगों की बात कर रही है। सब भूल गए। इसलिए आरती, यदि तुम बंबई के लोगों को सचमुच पानीदार बनाना चाहती हो तो उनको कहो कि यार इस धरती से, इस प्रकृति से तुम जितना लेते हो अपने जीवन में उतना वापस लौटाने का भाव पैदा करो, जिससे तुम स्वाभिमानी बन सकते हो, गौरवशाली बन सकते हो, आत्मविश्वासी बन सकते हो, और तुम्हें लगेगा कि यार मैंने अपने जीवन में जितना लिया उतना अपनी मेहनत से वापस दे के जा रहा हूं मैं इस दुनिया से। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस और ये रियलाइजेशन यदि बंबई में आ जाए तो बंबई के लोगों को जितना मिला है ना वो कम नहीं है। बंबई इस भगवान के बहुत लाडले बेटे बेटियां हैं। जी, लेकिन सरकार कुछ सोच रही है इस लेवल पे? जैसे गाँव के बारे में सोच रही है सरकार, उस लेवल पे शहरों के बारे में क्या सोच रही है सरकार? मैं इतना समझता हूँ कि सरकार को सोचना चाहिए। और देखो इस वक्त शहरी जो पॉपुलेशन है वो लगभग महाराष्ट्र में तो आधी हो गई। इसलिए ये जो पानी का संरक्षण है और पानी का उपयोग है, इसके बीच में ब्रिज बनाने की ज़रूरत है। और इसके लिए ये जो शहरी समाज है इसमें एक अलग तरह की लिटरेसी मूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे हम लोगों ने गांव के लिए बनाई ना, ऐसी ही शहरों के लिए भी एक अलग से बनाना चाहिए। और मैं जब भी मुख्यमंत्री से मिलूंगा तो कहूँगा कि आपको ये जो बम्बई शहर है, कम से कम इसका एक बूंद पानी खराब ना जाए, उसको ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि बम्बई में हो। तो फिर तुम्हें यदि तुलसी से लाना, तुलसी झील से लाना या पुवई से लाना, जहाँ से लाना हो ले आओ, मैं मना नहीं करता। लेकिन कम से कम ये शहर ये कह सके कि यार देखो हम अपना तो बचाते हैं। फिर हम ज़्यादा बढ़ गए हैं, हम लोग भी तो गांव से ही आए हैं, गांव से ही आके बंबई में बसे, तो गांव का पानी तो हमें लाना पड़ेगा। तब तो आप बोलेंगे तो आपको मॉरल पावर आ जाती है, नैतिक शक्ति आ जाती है, क्योंकि आप सच्चाई पे बोल रहे हैं। लेकिन आप यदि ऐसे ही करेंगे तो फिर नहीं होता। तो आपको यहाँ शहरों में भी, बंबई में भी और सब शहरों में ऐसा करना चाहिए। आपण ही चर्चा अशी सुरू ठेवणार आहोत। एक छोटासा ब्रेक घेऊन ब्रेकनंतर अजूनही काही एक 2-3 प्रश्न आहेत, ते प्रश्न शेवटच्या भागात। ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा स्वागत। आपण पाण्याच्या प्रश्नाविषयी चर्चा करतोय आणि आता पुढच्या 1-2 महिन्यात जो उन्हाळ्यात आपल्याला याचे चटके कदाचित सहन करावे लागतील किंवा करावे लागणार पण नाही, ज्या प्रकारे पाणी आता महाराष्ट्रात उपलब्ध आहे, पण ते जपवायचं कसं या संदर्भात आपण बोलतोय। पुढचा प्रश्न, पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर केला जातो, नेहमी म्हटलं जातं। तुम्ही पश्चिम महाराष्ट्रात पण बरेच दौरे केलेत गेल्या काही वर्षात, नदी पुनरुज्जीवनाचे पण कामं केलीत। पण जो पूर्वेचा भाग आहे, पुण्यापासून ते सांगोला, सांगलीपर्यंत, फलटण असेल, खटाव, माण, सांगोला, हा पूर्ण बेल्ट कायमस्वरूपी दुष्काळ आहे। त्याला आत्तापर्यंत त्याच्यावर स्पेसिफिक काम न केल्यामुळं राहिलं आहे की एकूणच भौगोलिक परिस्थितीच अशी आहे की जिथं ते कायमस्वरूपी तशी स्थिती राहील। देखो ये जो मान खटाव का ये सारा जो बेल्ट है, ये अभी हमें ऐसा लगता है कि ये अकालग्रस्त, दुष्कालग्रस्त इलाका है, पर ये दुष्कालग्रस्त नहीं है। जितना वहाँ पर रेनफॉल है, जितनी वर्षा है, उस वर्षा में वहाँ 2 फसलें अच्छी हो सकती हैं और वहाँ का जो जीवन है वो ठीक हो सकता है। कभी कभी इरेटिक रेंज के कारण, थोड़ी कम वर्षा के कारण, कई साल बारिश भी नहीं होने के कारण थोड़ा फसलों पे दुष्प्रभाव पड़ सकता है। पर फिर भी इस इलाके में जो जितना पानी है उसको यदि ठीक से पकड़ के अंडरग्राउंड एक्यूफर में रख दें तो उसका एवोपरेशन लॉस नहीं होगा। और आपके पास जैसे बैंक में आप एक फिक्स डिपॉजिट खोल के पैसा रखते हैं, जमा करके रखते हैं, वैसा जब आपको पानी की ज़रूरत हो, दुष्काल आएगा तो पानी की ज़रूरत होगी ना, तो उस वक्त में आपके पास पानी मौजूद होगा। तुम्हारे इलाके में 3-4 उदाहरण बहुत अच्छे हैं जहां जिन लोगों ने अपने पूरे के पूरे गांव को पानीदार बना लिया। वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसा हरा भरा ये कहां से एकदम आ गया। उन्होंने जो ऊपर से स्ट्रीम आती थी
वहीं ऊपर पानी रोकना शुरू किया, वो पानी नीचे गया और वहाँ जो फ्रैक्चर थे वो एक तरह से वर्टिकल एंगल पर फ्रैक्चर थे, तो उस फ्रैक्चर के अपोजिट स्ट्रक्चर बन गई और वो पानी नीचे की तरफ स्प्रिंग बन के, झरने बन के नीचे तक फ्लो करने लगा। मुझे लगता है कि क्या हुआ है कि भारत की इंजीनियरिंग में ये जो जियो साइंस है, जियो हाइड्रो साइंस है, उसका कोई ज्ञान पढ़ाया नहीं जाता और जितना भी पैसा है वो सब इंजीनियरों के हाथ में चला जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट ऑफिसर सब वही होते हैं और वो कोई प्रोजेक्ट ऑफिसर कभी जियो हाइड्रो साइंटिस्ट को बुला के पूछता नहीं है कि भाई हमें यदि ये एक्यूफर नेचुरल तरीके से रिचार्ज करने हो बजाय नॉट आर्टिफिशियल रिचार्ज, तो क्या कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं। अब जहाँ बेसाल्ट है वहाँ तो आप नेचुरल रिचार्ज थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन वहाँ भी कुछ कुछ फ्रैक्चर मिल जाते हैं। यदि हम ढूंढे तो बेसाल्ट में भी फ्रैक्चर्स मिलते हैं, मैंने खुद ने देखे हैं। लेकिन उस सब को तो तभी पा सकते हैं जब हम लोग थोड़ा ट्रांजेक्ट करके धरती पे घूम के देखें और धरती को देखें, उसके सेक्शंस देखें। ये कोई साइंटिस्ट भी नहीं करता, इंजीनियर भी नहीं करता। इसलिए मेरा कहना यह है कि इंजीनियर और साइंटिस्ट और टीचर्स और आप जैसे पत्रकार दोस्त एक टोली बना के जरा उस इलाके में घूम के ये देखें कि कहाँ कहाँ क्या क्या पोटेंशियल है, और मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं तुम ही चले जाओ मैं ना आऊँ, मैं भी आ जाऊंगा, लेकिन मैं आऊँगा जब जब कुछ लोग काम करने को तैयार हों। और फिर मैं बता सकता हूँ कि यार देखो, यदि हम 200-300 mm में अभी 2-3 फसलें लेते हों और पॉपुलेशन डेंसिटी भी कोई बहुत कम नहीं है हमारी, तुम्हारे मराठवाड़ा से और मान खटाव से कम नहीं है, तो यदि हम वहाँ कर सकते हैं तो यहाँ भी हो सकता है। इसलिए एक तो तुम अपने दिमाग से ये निकाल दो कि भाई ये जो रीजन है ये ड्राउट प्रोन है और ये इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। यदि लोगों में जज्बा हो तो उसको ठीक कर सकते हैं और ये एक तरह से ड्राउट फ्री रीजन बन सकता है। मेरे दो सवाल हैं। अभी आपने कहा कि सरकार कुछ कर रही है, समाज के लेवल पे समाज भी कुछ करना चाहिए, समाज ने भी। तो मुझे ये पूछना है कि सरकार और समाज तो कर ही रहे, लेकिन जो किसान है अभी ऐसी हालत है कि मैंने कभी भी नहीं देखी थी उस जगह पे अभी पानी की बहुत दिक्कत आ रही है। तो किसानों को इंडिविजुअल लेवल पे पानी बचाने के लिए क्या करना चाहिए? और दूसरा सवाल ये है कि गोदावरी की हालत तो आपको पता ही है, मतलब अभी कुंभ के बाद तो बहुत उसका पोल्यूशन बढ़ गया है, तो क्या उसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? देखो, सबसे पहले जो शेतकारी है उसको ये देखना पड़ेगा कि उसके हाथ में कितना पानी है, उसके पास कितना पानी है, और जो कुछ पानी उसके पास उपलब्ध है उस कम पानी में बिना क्रॉप फेल्योर के, बिना फसलों को फेल किए हुए वो कैसे ज़्यादा उत्पादन कर सकता है। अभी क्या हो रहा है, आपके क्रॉप फेल्योर आधे से ज़्यादा हो रहे हैं। किसान कुछ भी बोता है, पानी होता नहीं है, बारिश नहीं होती, फसल फेल हो जाती है, तो उसको और घाटा हो जाता है। तो सबसे पहला काम है कि विदाउट फेल्योर वो अपने पानी का कैसे एफिशिएंट यूज कर सकता है। तो यहाँ महाराष्ट्र में स्किल डेवलपमेंट इन एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, ये फार्मर्स के बीच अब ज़्यादा तेज़ी से करने की ज़रूरत है और हमें होप है कि ये होगा कभी जल्दी से। मुंबई के बारे में अपना सवाल पूछना। हाँ, मेरा गांव शाहपुर डिस्ट्रिक्ट, थाने के शाहपुर तालुका में है, थाने डिस्ट्रिक्ट में। तो जैसे भी मुंबई का विकास ऐसा कोई शब्द यहाँ पे कोई नेता या कोई ये करता है तो हमारे यहाँ के किसान के आंख पे रोंगटे खड़े हो जाते कि ये कुछ तो आड़ा टेढ़ा करेंगे और हमारी ज़मीनियाँ हड़प लेंगे। इतने सारे डैम होकर भी और एक नया डैम बन रहा है। तो वास्तविक में क्या मुंबई को और मुंबई को पानी सप्लाई करने के लिए और एक डैम की ज़रूरत है? और दूसरा मेरा एक सवाल है कि ये वाटर कंजर्वेशन एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो सरकार जो भी कोई भी योजना हाथ में लेते हैं तो इलेक्शन या कोई भी अगर पॉलिटिकली आता है तो उसमें इसके वजह से वो अफेक्ट क्यों होती है? देखो, पहले तो मैं बहन का जवाब देना चाहता हूँ। गोदावरी एक ऐसी नदी है जिसके किनारे करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं। बरोबर।
और उसकी बहुत मान्यता है, लेकिन इन लोगों ने गोदावरी का जो उद्गम है उसको पूरा कॉन्क्रेटाइज कर दिया। वहां पर 16 कुंड थे पेशवाओं के बनाए हुए, सब खत्म हो गए, सूख गए, मर गए। कुंड को इन्होंने टैंक बना दिया टैंक है, बना दिया, सीमेंट कॉन्क्रीटाइजेशन बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो काम हुआ है ये एक तरह से नदी का, जिसको हम माँ कहते हैं, उसकी बोलती बंद करने का काम हुआ है। नदी बोलती थी, वो जो स्प्रिंग थे ना, वो जब फ्लो करते थे उसका संगीत हर वक्त वहां सुनने को मिलता था। अभी तो वो खत्म हो गया। मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारी समझदार सरकार को तुरंत प्रभाव से, बिना कुछ सोचे समझे, नदी को माँ का अधिकार देने के लिए, यदि ये देश के लोग माँ कहते हैं नदी को, तो माँ को माँ का अधिकार देने के लिए वो जो उसका कॉन्क्रेटाइजेशन किया है उसको तुरंत प्रभाव से हटवाना चाहिए। तब हमारी सरकार को ये कहने का अधिकार होगा कि उसने माँ को माँ का अधिकार दिलाने का काम किया। पहली बात तो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि गोदावरी में ये सब हो गया, हाईकोर्ट ने उसको हटाने का निर्देश दे दिया, मैंने और वहाँ के बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर उसका पूरा अध्ययन किया, उसका डीपीआर भी बनाया कि भाई ये यदि हटाना हो तो बिना नुकसान किए कैसे हटा सकते हैं। अभी ऐसे तो है नहीं कि कोई चीज़ को यूं ही तोड़ दो। पूरा अध्ययन करके हमने मुख्यमंत्री को भी और हाई कोर्ट को भी रिपोर्ट दी है कि भाई इसको हटाना चाहिए, लेकिन बिना नुकसान किए किस तरीके से इसको हटाया जाए वो सब भी हमने सजेस्ट किया। दुर्भाग्य ये है कि बंबई में पोहिसर नदी पर भी वो यही कर रहे हैं, उसका सीमेंट और कॉन्क्रेटाइजेशन कर रहे हैं। तो भाई यदि आज हमने गोदावरी नदी का नासिक में हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद सरकार ने उसको हटवाया और कल फिर पोहिसर में भी हाई कोर्ट का डिसीजन आए तब हटवाए, तो ये बुद्धिमानी नहीं है। हमारी सरकार यदि सचमुच बुद्धिमान है तो सब छोड़ के ये जो नदियों की हत्या का काम, मैं इसको नदियों की हत्या कहता हूं, ये जो नदियों की हत्या का काम हो रहा है, इसको तो एक लाइन का आदेश देके कहें कि अब हम किसी नदी को सीमेंट और कॉन्क्रेटाइज नहीं करेंगे, एक लाइन का। और इसमें दो छोटी बातें और अच्छी सरकार यदि अपने को कहना चाहती है तो कैसे कहेगी? वो कहेगी कि हमने नदी को अधिकार दिया है, नदियों की जमीन केवल नदी के लिए, नदी का प्रवाह केवल नदी के लिए, और नदी में रिवर और सीवर, गंदा पानी ना मिलाया जाए। ये करने का काम, ये तीन काम जो सरकार कर देगी उसको इस देश की अगली पीढ़ी भी याद रखेगी कि उन्होंने भाई हमारी माँ को ये काम किया। इसलिए सबसे पहले तो मैं आपकी अपने इस समाज को भी और सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ कि यदि यार तुम ऐसे सपने दिखाते हो कि हम ग्लोबल टीचर बनेंगे, जगत गुरु बनेंगे, तो ये जगत गुरु बनने के रास्ते तो हमारे यही हैं। हमारे रास्ते कोई मटेरियल वर्ल्ड के नहीं है, हमारे रास्ते तो कल्चरल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के टीचर बनने के हैं, और ये स्पिरिचुअल और कल्चरल और नेचुरल टीचर बनने का रास्ता है। इसलिए मैं अपनी सरकार को भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ और समाज को भी कहना चाहता हूँ। फिर मैं उनके सवाल पे आता हूँ। देखो, यदि मोटे तौर पे हम ये देखें कि इस वक्त जो हालत है, इस हालत में हम यदि मिल जाएं और मिलकर कुछ छोटी छोटी जगह से अपनी एक मूवमेंट खड़ी करें, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और जो अच्छा हो रहा है उसकी कमर थपथपाएं, उस पर जाकर तो हमारा IBN 7 ही एक वाटर लिटरेसी मूवमेंट खड़ी कर सकता है कि देखो भाई ये हम ये करने आए हैं। तो सरकार जब करेगी तो IBN 7 भी कह सकता है कि देखो यार, हमने तुमसे पहले शुरू किया था, अब तुमने अच्छा चलाया तो बहुत बढ़िया। तो ऐसे थोड़ा क्रिएटिव और पॉजिटिव एक एक्शन जब पत्रकार लेता है तो उससे समाज बहुत सीखता है। इसलिए मैं इस मंच पे ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे पत्रकार दोस्त जो होते हैं वो सबसे पहले टीचर होते हैं, जो समाज को सिखाते हैं कि देखो ये गलत हो रहा है, इस गलती को रोकना है और इस गलती को रोक के हमें ऐसे अच्छा करना है। तो इतनी बात के साथ
मैं अब यदि आगे चलूं तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में हम लोगों को अब मिल के लार्ज डैम रोकना, कॉन्ट्रैक्टर फ्री की कॉन्ट्रैक्टर फ्री, कम्युनिटी ड्रिवन, डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट की शुरुआत करना, हमारे जो स्कूल हैं, हमारे जो यूनिवर्सिटी हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, विद्यार्थी हैं, इन सब को जल के संरक्षण में और जल के प्रबंधन में लगाना, जोड़ना। दोस्तों, यदि हमने ये नहीं किया तो हमारे सिर पर अकाल और बाढ़ बहुत आने वाली है, और फिर एक दिन सरकार आएगी, कहेगी कि नदी जोड़ देंगे तो तुम्हारा अकाल भी मिट जाएगा और तुम्हारा सुखाड़ भी मिट जाएगा। नदी जोड़ से इस देश का अकाल बाढ़ नहीं मिटेगा। जिस दिन हम सब नदियों से जुड़ जाएंगे, जिस दिन हमारा समाज नदियों से जुड़ जाएगा, उस दिन अकाल भी मिट जाएगा और बाढ़ भी मिट जाएगी। तो हम लोगों को नदियों से अपने राज समाज के जो दिल और दिमाग हैं उनको जोड़ के काम करवाने की शुरुआत की जरूरत है। अगदी खरं. धन्यवाद राजेंद्र सिंह, तुम्ही आलात आणि या सगळ्या प्रश्नाला उत्तरं दिलीत. आणि या पुढं पाण्यासाठी IBN लोकमत नेहमीच पुढाकार घेऊन पुढे असेल आणि पाण्याचा जागर आमचा असाच सुरू राहील, यात काहीच शंका नाही. आणि पाण्याच्या थेंब थेंब वापरासाठी देखील आपण प्रत्येकाने काळजी घेतलं. आपलं पाणी आपल्या जवळ आहे, ते टिकवायचं काम देखील आपल्यालाच करायचं. इथंच थांबू.